हेलो बच्चों, आज हम लोग ईडू स्टार हिंदी पर पढ़ने जा रहे हैं। अंतराल भाग 2 कक्षा 12 के लिए हिंदी इलेक्टिव विषय में जो संजीव की रचना दी गई है आरोहण, उसे आरोहण लेखक संजीव द्वारा रचित एक यात्रा वृतांत की भांति लिखी गई कहानी है। यहाँ लेखक इस कहानी में एक पात्र के रूप में मौजूद है और लगता है कि किसी यात्रा पर है। इस कहानी में पात्रों के माध्यम से पर्वतीय प्रदेश के जीवन संघर्ष, देखिए पर्वतीय प्रदेश जो है वहाँ रहने वाले लोगों में कुछ अनुकूलता के लिए विशेषताएं होती हैं, तो इसे ही प्रस्तुत करने का प्रयास लेखक ने किया है। साथ ही उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो संवेदनाएं हैं, इसे भी प्रस्तुत किया गया है। मैदानी और समतल स्थानों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों का जीवन जो है वह अधिक कठिन है, जटिल है, कष्टप्रद है, दुखद और संघर्षमय है। और इसी संघर्षशील जीवन के विविध पक्षों का बड़े सुंदर तरीके से इस कहानी में वर्णन किया गया है। तो हम लोग इसे पढ़ेंगे, इसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं संजीव की रचना आरोहण की ओर। आज हम लोग देखेंगे इसके प्रमुख पात्रों को और आरोहण के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो स्मरणीय बिंदु हैं, उन्हें, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो पूरा का पूरा यह वीडियो आप देखें, क्योंकि जो छूटेगा अगर कुछ भी इसमें तो प्रश्नों के उत्तर देने में आपको कठिनाई आएगी। तो बस छोटे से वीडियो के माध्यम से यह कहानी मैं पूरी समाप्त कर दूंगा। तो देखिए आरोहण के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो बच्चों, आरोहण कहानी की ओर बढ़ने से पहले हम लोग इसके प्रमुख पात्रों के बारे में जान लें, क्योंकि इसमें कई सारे पात्र हैं जो आपके सामने आएंगे। इसमें एक है भूप सिंह, जो कि रूप सिंह का बड़ा भाई है और महीप का पिता है। रूप सिंह भूप सिंह का छोटा भाई है। शैला महीप की माँ और भूप सिंह की पत्नी है। तो बड़ा भाई भूप सिंह, छोटा भाई रूप सिंह। महीप जो कि भूप सिंह और शैला का पुत्र है। शेखर ये गॉडफादर का बेटा और रूप सिंह का दोस्त है। और त्रिलोक सिंह ये गांव का एक बूढ़ा आदमी है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख 6 पात्र हैं जो कि इस रचना में आए हैं। इसी के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया जाता है। तो अब हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। आप पहले इस पाठ को एक बार पढ़ लें तो ये स्पष्ट हो जाएगा, पूरी की पूरी रचना आपकी समझ में आ जाएगी। और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आपको याद रखना है, जिनके माध्यम से आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो इन्हें जरूर याद रखेंगे। तो देखिए, प्रायः लोग रोजगार की तलाश में अपना घर छोड़कर बाहर जाते रहते हैं और रोजगार पाकर समय समय पर अपने घर लौटते रहते हैं। रोजगार पाने के बाद समय समय पर अपने घर लौटते हैं। तब उनके मन में हर्ष होता है, खुशी होती है, गर्व का भाव होता है। लेकिन रूप सिंह को एक अजीब किस्म की लाज आ रही है। वह भी बाहर काम करता था और लौट करके आया है, तो उसे लाज आ रही है, अपनत्व और झिझक की भावना होने लगती है। वह पर्वतारोहण संस्थान में 4000 रुपये महीने की अच्छी नौकरी पा गया था। तो पर्वतारोहण, माउंटेनियरिंग जहाँ सिखाई जाती है उसे पर्वतारोहण संस्थान कहते हैं। तो वहाँ पर वह नौकरी करता था और बहुत दिनों के बाद घर आया था। क्यों? 11 साल पहले गांव में भूस्खलन हुआ था। भूस्खलन मतलब पहाड़ी क्षेत्र में अक्सर अधिक वर्षा के कारण वहाँ की जो मिट्टी होती है वह बड़े बड़े भाग में धंस जाती है, उसे भूस्खलन कहते हैं। तो 11 वर्ष बाद जब रूप सिंह
अपने गांव लौटता है तो वह अपने गॉडफादर के बेटे, गॉडफादर कपूर साहब के बेटे शेखर कपूर के साथ देवकुंड के स्टॉप पर उतरता है और फिर वे दोनों रूप सिंह के गांव माही जाने की योजना बनाते हैं। घर लौटते हुए रूप सिंह को लाज आ रही है क्योंकि वह घर से सामान्य परिस्थितियों में नहीं गया था, बल्कि बड़े भाई भूप दादा को धक्का मारकर घर से भाग गया था। अपनत्व की भावना इसलिए क्योंकि गांव में उसका अपना परिवार रहता था, और शेखर के सामने झिझक इसलिए हो रही थी क्योंकि गांव में अभी तक पक्की सड़क नहीं बन पाई थी। 11 साल पहले भूस्खलन होने पर जब भूप सिंह के माँ बाप, खेत, घर सब मलबे में दब गए थे, भूस्खलन के मलबे में दब गए थे, तो भूप सिंह बच गए। कोई सहारा नहीं होने के कारण धीरे धीरे मलबा हटाया और थोड़ी बहुत खेती शुरू की। शैला और भूप दोनों ने मिलकर मेहनत की। दोनों के संयुक्त प्रयासों से खेती बढ़ती चली गई। बर्फ जमी न रहे इसके लिए उन्होंने खेतों को ढलवा बनाया और हिमांग पर्वत पर चढ़कर उन्होंने झरना देखा जो सुफीन नदी में गिर रहा था। इसे मोड़ देने से उनकी पानी की समस्या हल हो सकती थी, किंतु बीच में पहाड़ था, तो उन दोनों ने यानी भूप सिंह और शैला ने मिलकर पहाड़ काटकर झरने को खेतों की ओर मोड़ दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी मेहनत से, कड़ी मेहनत से नई जिंदगी की कहानी लिख डाली। सैलानी शेखर और रूप सिंह घोड़े पर चलते हुए उस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहे थे जिसने घोड़े पर इन्हें सवार कर रखा था और खुद पैदल चल रहा था। घोड़े वाला लड़का केवल 9-10 वर्ष का था। उसका नाम महीप था। वह अपने पिता भूप सिंह से नाराज होकर और अलग रहकर घोड़े की आय से जीवन यापन करता था। इतनी कच्ची उम्र और ये खतरनाक रास्ते, तो वे दोनों सोचते हैं कि हम जवान होकर भी घोड़े पर जा रहे हैं और यह 15 किलोमीटर पैदल, यह एक प्रकार से बाल मजदूरी है और पेट के लिए इसे क्या क्या नहीं करना पड़ता। पता नहीं है बर्फ के दौरान क्या करता होगा, जब बर्फ पड़ जाती है चारों ओर बर्फ हो जाता है। कोई भी बालक मजदूरी करता हुआ अच्छा नहीं लगता, और बच्चों की यह उम्र तो पढ़ने लिखने और खेलने की होती है। यही बच्चे कल के नागरिक हैं, देश के भविष्य। तो इस प्रकार के मन शेखर के और रूप सिंह के मन में ये विचार आ रहे हैं। तो इसके पश्चात दोनों में चढ़ाई की बातें होने लगी, क्योंकि पर्वतारोहण से जुड़ा हुआ शेखर कपूर भी है और रूप सिंह तो वहाँ काम ही करता है। तो पर्वतारोहण का प्रसंग छिड़ जाने के बाद रूप सिंह ने पत्थर की जाति का वर्णन किया। वह पत्थरों के बारे में बताता है। पत्थर की जाति का मतलब है कि पत्थर किस प्रकार का है। पत्थर की जाति से ही उसकी मजबूती का पता चलता है, तभी उसमें चढ़ाई के लिए रस्सी को फंसाया जाता है, तभी सपोर्ट बनती है। पहाड़ों में विभिन्न प्रकार के पत्थरों के उदाहरण हैं, जैसे इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सिलिका, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन। तो इस प्रकार की बातें दोनों में होती हैं, यानी पर्वतारोहण से जुड़ी हुई जो तकनीकी बातें हैं, ये बातें लेखक वहां सामने रखते हैं रूप सिंह और शेखर के बातचीत के माध्यम से। थोड़ी देर बाद उन्हें पर्वतारोहण के अध्याय को बंद करके घोड़े पर बैठना पड़ा, क्योंकि महीप हीरू वीरू पर बैठने की जल्दबाजी कर रहा था। तभी रूप सिंह को शैला की याद आ गई। शैला इतनी सुंदर थी कि उसकी गुलामी बजा लाने में वह खुद को धन्य मानता, जबकि वो खुद बैठकर स्वेटर बुना करती थी। रूप सिंह उसकी भेड़ें हाँका करता, इसके लिए वो फूल तोड़ करके लाता जो कि उसे बहुत पसंद थे। सेब या आड़ू कहीं मिल जाते
तो सबसे पहले उसे ला करके देता। बदले में वह देवता का प्रसाद या मक्के की रोटी देती। जो स्वेटर बुना जा रहा था वह भूप दादा के लिए था। आखिर वह उसे खुश रखने की तमाम कोशिशें बेकार चली जाती। और इस स्टोरी में वह राम सीता के बीच, राम यहाँ भूप सिंह को कहा गया, सीता यहाँ शैला को कहा गया, और उनके बीच में रूप सिंह जो छोटा भाई था वह लक्ष्मण की भूमिका निभा रहा था। जिस दिन भूप दाता नहीं आते थे उस दिन शैला को खुश करने की तमाम कोशिशें बेकार चली जाती थी। अब आगे जो है, रूप सिंह फिर पर्वतों पर चढ़ने वाली बातों पर चर्चा करता है, उसके उपकरणों की बात करता है। तो रूप सिंह ने मसूरी में पर्वतारोहण संस्थान में पहाड़ों पर चढ़ना भली प्रकार सीखा था, पर वहां वह आधुनिक उपकरणों की सहायता से पहाड़ों पर चढ़ता था। यहां सिर्फ पेड़ पत्थरों के नाम मात्र सपोर्ट से शरीर का संतुलन बनाए रखना उसे कठिन प्रतीत हो रहा था। इसके अलावा यहाँ के पहाड़ और वहाँ के पहाड़ में भी अंतर था। यहाँ के पहाड़ की चढ़ाई खड़ी थी। यही कारण था कि रूप सिंह थोड़ी देर में हाँफ गया था। इसके विपरीत रूप सिंह का बड़ा भाई भूप सिंह, रूप सिंह को यादें आती हैं बचपन की, पहले की। तो रूप सिंह का बड़ा भाई भूप सिंह किसी बनमानुस या रोबोट की तरह पहाड़ पर चढ़ जाता था। वे चढ़ाई चढ़ते समय जिस धैर्य, आत्मविश्वास, ताकत और कुशलता से मांसपेशियों और अंगों का उपयोग कर रहे थे, वह रूप सिंह और शेखर के लिए हैरत की चीज थी। वे खुद तो ऊपर चढ़ ही रहे थे, साथ ही अपने मफलर के सहारे रूप को भी खींचे जा रहे थे। उन्हें ऊपर पहुंचने में घंटे भर का समय लगा। वहां रूप को छोड़कर वे फिर नीचे उतरे और उसी प्रकार शेखर को ऊपर लेकर के आए। उनके इस साहस और आत्मविश्वास को देखकर रूप सिंह उनके सामने बौना पड़ गया था। रूप सिंह जो कि ट्रेंड माउंटेनियर था, पर्वतारोही था, पर्वत पर चढ़ता था, लेकिन भूप सिंह की जो कुशलता थी और प्राकृतिक जो क्षमता थी, इसके सामने वह बौना पड़ गया। वो अपने आप को छोटा महसूस करने लगा। भूप दादा स्नेहशील, धैर्यशाली और परिश्रमी थे। जब रूप सिंह ने बूढ़े त्रिलोक सिंह, गांव में ही त्रिलोक सिंह जो बूढ़ा है, उसको यह बताया, उससे मुलाकात हुई, उसे यह बताया कि पर्वतारोहण संस्थान पर चढ़ने की नौकरी के लिए उसे 4000 रुपये प्रति माह तनख्वाह दी जाती है। तब बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ना जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब लगा, क्योंकि पर्वतीय प्रदेशों में वो जो पर्वतीय क्षेत्र था, वहां पर पहाड़ों पर चढ़ना तो आम बात थी। प्रतिदिन लोग किसी भी काम के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़ते थे, नीचे उतरते थे। तो उसे लगता था कि इस काम के लिए नौकरी पर रखना और 4000 रुपये खर्च करना, ये तो सरकार की मूर्खता। तो इस अध्याय से प्रतिवर्ष प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। देखिए, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इसमें देखते हैं, रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बौना क्यों पड़ गया था? तो इसका उत्तर आप कैसे लिख सकते हैं? जब 11 वर्षों बाद भूप सिंह की मुलाकात अपने भाई रूप सिंह से हुई, तो वह उन्हें ऊपर पहाड़ पर स्थित अपने घर चलने के लिए कहता है। लेकिन रूप सिंह और शेखर के लिए पहाड़ की सीधी चढ़ाई चढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तब भूप सिंह नीचे आया और अपने मफलर की मजबूती से कमर में बांधकर रूप सिंह को ऊपर ले गया। चूंकि रूप सिंह जो पिछले 11 वर्ष से पहाड़ी क्षेत्र में रहने के बजाय समतल स्थान पर रह रहा था, और उसके लिए पहाड़ की सीधी चढ़ाई चढ़ना आसान नहीं था, और ऊपर से उसके पास पहाड़ पर चढ़ाई चढ़ने के संसाधन उपलब्ध नहीं थे। चूंकि वह एक शिक्षित पर्वतारोही था, परंतु वहां पर वह विभिन्न प्रकार के संसाधनों की मदद लेता था। साथ ही साथ जो पर्वतारोहण के लिए जो पर्वत होते थे, उनकी चढ़ाई इतनी खड़ी नहीं होती थी। लेकिन भूप सिंह के लिए पहाड़ पर चढ़ना रोज का काम था, और यह उसके लिए सामान्य बात थी। तो उसमें रूप सिंह से कहीं अधिक धैर्य, आत्मविश्वास और शक्ति थी। इस प्रकार रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेने के बाद भी
भूप सिंह के सामने बौना महसूस कर रहा था। दूसरा जो प्रश्न है वह है सैलानी यानी शेखर और रूप सिंह घोड़े पर चलते हुए उस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहे थे जिसने उनको घोड़े पर सवार कर रखा था और स्वयं पैदल चल रहा था। क्या आप भी बाल मजदूरों के बारे में सोचते हैं? तो देखिए, यहाँ आपके विचारों को पूछा जा रहा है। तो यद्यपि आप अपने विचारों को अपने तरीके से रख सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका एक उत्तर कैसा होना चाहिए, हम लोग इसे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने विचार बाल मजदूरी के बारे में सामने रखने हैं। तो देखिए, बाल मजदूरी भारत की एक सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन उसके बावजूद प्रत्येक क्षेत्र में बाल मजदूरी मिलना एक सामान्य बात है। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है और साथ ही वहाँ जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इसके कारण स्थिति और भी विकट हो जाती है। साल के करीब 5-6 महीने पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ पड़ते हैं, इसके कारण वहाँ सारे काम बंद हो जाते हैं और परिवारों को अपना पेट भरने के लिए पर्यटकों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी कारण कई लोग अपने बच्चों को बाल मजदूरी के काम में लगा देते हैं ताकि परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके। तो मेरा मानना है कि यदि परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो वे कभी भी अपने बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करवाएं। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार को चाहिए कि वे आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। सरकार इस प्रकार के कार्य निरंतर करती है, लेकिन फिर भी कुछ पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं के कारण पूरी तरह से बाल मजदूरी पर रोक नहीं लगाया जा सका है। तो यदि इस पर बेहतर तरीके से कार्य किया जाए, यानी बाल मजदूरी रोकने की दिशा में बेहतर तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ यदि कार्य किया जाए तो इन बच्चों का बचपन बचाया जा सकता है, जिससे ये बच्चे बड़े होकर देश के सच्चे नागरिक बन सकेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं चरित्र चित्रण का। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पहाड़ों की चढ़ाई में भूप दादा का कोई जवाब नहीं। उनके चरित्र चित्रण की विशेषताएं बताइए, उनके चरित्र की विशेषताएं बताइए या उनका चरित्र चित्रण कीजिए। तो भूप दादा रूप सिंह के बड़े भाई थे और उनका सारा जीवन पहाड़ों पर बीता था। उनके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, आत्मविश्वासी। भूप दादा जो है, भूप सिंह जो है, एक आत्मविश्वासी व्यक्ति थे और इसी आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने अपने नष्ट हुए खेत और घर को पुनः बसा लिया। वे शैला के साथ मिलकर झरने का मुंह मोड़ देते हैं। साथ ही रूप और शेखर को अपने आत्मविश्वास के कारण ही सीधी खड़ी चढ़ाई वाले पहाड़ी पर चढ़ाकर अपने घर ले जाते हैं। धैर्यशील, भूप दादा एक धैर्यशील व्यक्ति हैं और यह धैर्यशीलता इसमें दिखाई पड़ती है कि मुश्किल समय में भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और पहाड़ के गिरने के कारण जो माँ बाप, खेत, घर सब कुछ बर्बाद हो चुका था, वहाँ भी हिम्मत से काम लेकर के, धैर्य से काम लेकर के उन्होंने उसे पुनः बसाने का कार्य किया। स्नेहशील, तो भूप दादा के मन में अपने छोटे भाई रूप सिंह के लिए बहुत प्यार है। जब रूप सिंह उन्हें धक्का देता है तब भी वे गुस्सा नहीं करते बल्कि उसकी जान बचाते हैं। परिश्रमी या मेहनती, तो भूप दादा बहुत मेहनती हैं। वे शैला के साथ मिलकर झरने का मुंह तक मोड़ लेते हैं। इसके लिए पहाड़ काट करके उन्हें रास्ता बनाना पड़ता है। दोनों बैलों को कंधे पर उठाकर ले जाते हैं। पर्वतों पर चढ़ाई में कुशल, भूप दादा का पहाड़ों पर चढ़ाई चढ़ने में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। रूप सिंह और भूप सिंह दोनों भाई पहाड़ी होने के बाद भी रूप सिंह जहां आधुनिक उपकरणों की सहायता से चढ़ाई करता है, वहीं भूप दादा को चढ़ाई के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती और वे पत्थरों और वृक्षों के सहारे तेजी से ऊपर चढ़ जाते हैं।
अगला प्रश्न है, देखिए कि आरोहण कहानी पढ़ने के बाद पहाड़ी स्त्रियों की क्या छवि बनती है। अभी हमने इस पर विचार भी किया था, तो उस पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो आरोहण कहानी पढ़ने के बाद पहाड़ी स्त्रियों के बारे में, पहाड़ी स्त्रियों की जो छवि बनती है वह इस प्रकार है। दयनीय स्थिति, तो पर्वतीय वातावरण होने के कारण उनका जीवन दुख और कठिनाइयों से भरा होता है। शैला के जीवन की दयनीय स्थिति से इसे हम देख सकते हैं। परिश्रमी, तो पहाड़ी स्त्रियां परिश्रमी होती हैं। वे पुरुषों का आजीविका कमाने, खेती करने इत्यादि में पूरा पूरा साथ देती हैं। जैसे शैला ने भूप सिंह का साथ दिया और फिर से खेती को बढ़ा दिया। शैला भेड़ें चराती है, खेती का काम करती है। पहाड़ी स्त्रियां कम पढ़ी लिखी, अनपढ़ होती है, क्योंकि पढ़ाई के अवसर वहाँ पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, स्कूल वगैरह की कमी है। सरल जीवन शैली, तो पहाड़ी स्त्रियों की जीवन शैली सरल और साधारण होती है। वे भोली भाली और छल कपट से दूर रहती हैं। तो इस प्रकार से जो पहाड़ी स्त्रियां हैं उनकी स्थिति को हम वर्णित कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रश्न हैं जो मैं दे रहा हूं, आप इन्हें स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा मैंने बताया है कि अंतराल में 4 ही अध्याय हैं और चारों अध्याय से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें आपको कम से कम 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसलिए 3 अध्याय पर आपकी पकड़ बहुत बेहतर होनी चाहिए। तो हम चारों अध्याय को EduStar हिंदी के माध्यम से आपके लिए लाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, अगले अध्याय में।